आज हम कक्षा 8 का कोल एंड पेट्रोलियम वाला चैप्टर पढ़ेंगे। हेलो एवरीवन, कैसे हाल चाल, कैसे हो आप सब। मैं अंकिता राठौर और आप सबका वेलकम करती हूँ ऑन दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला। और आज हम करने वाले हैं वन शॉट में रिवाइज द होल चैप्टर ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम। तो भाई कोल एंड पेट्रोलियम में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या सिर्फ कोल और पेट्रोलियम से ही रिलेटेड रहेगा या और भी चीजें रहेंगी, आइए समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले नेचुरल रिसोर्सेज डिस्कस करेंगे। उससे भी पहले हम ये देख लेंगे कि ये रिसोर्सेज जो वर्ड है इसका क्या मीनिंग है। फिर जो रिसोर्सेज होते हैं वो दो टाइप के होते हैं ना, नेचुरल होते हैं और मैनमेड होते हैं। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो भी समझेंगे। कोल क्या होते हैं, कोल के फॉर्मेशन कैसे होती है, बना कैसे ये, है ना। इसके साथ साथ इसके यूजेस क्या हैं ये भी समझेंगे, है ना। और इसको प्रोसेस करने के बाद में कुछ प्रोडक्ट्स इससे हमें मिलते हैं। इन प्रोडक्ट्स का यूज क्या है ना। कोल को जब हमने प्रोसेस किया तब हमें बहुत सारी चीजें मिलती है, कोल टार मिलता है, कोक मिलता है, कोल गैस मिलती है। इनकी यूजेस क्या है ये भी समझेंगे। सिमिलरली पेट्रोलियम का जो फॉर्मेशन है कैसे हुआ, किससे बना है पेट्रोलियम वो समझेंगे। कहाँ मिलता है पेट्रोलियम, इसके यूजेस क्या क्या हैं, और इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, यानी कि जब इसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तब हमें बहुत सारी चीजें मिलती है। तो इन चीजों का यूज क्या है वो देखेंगे। इसके साथ साथ ये नेचुरल गैस, इसका भी फॉर्मेशन एंड यूजेस देखेंगे कि ये भाई कहाँ से आया और इसका यूजेस क्या है ये भी देख लेंगे। अब इसके साथ साथ चलो हमने ये सारे रिसोर्सेज जो हैं ये यूज तो कर रहे हैं, पर क्या इससे कुछ इफेक्ट आ रहा है, तो इसका जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है वो क्या है वो भी हम आज समझेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमारे चैप्टर का नाम है भाई कोल एंड पेट्रोलियम, और ये होते हैं रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज क्या होते हैं वो समझना सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। अब देखो, हमारी जो दिनचर्या है, डे टू डे लाइफ है, उसमें हमें बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है, और इन्हीं नीड्स को फुलफिल करने की, यानी कि हमारी जो नीड्स हैं इसे फुलफिल करना, या फिर हमें किसी तरीके से किसी चीज से सपोर्ट चाहिए। ठीक है, किसी को कॉल करना है तो हमें कुछ चाहिए होगा ना, कुछ तो चीज चाहिए होगी। कहीं एक जगह से दूसरे जगह जाना है तो किसके थ्रू जाएंगे, है ना। जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या चीज की जरूरत होती है, तो ये सब हमारे रिसोर्सेज जो है बेसिकली हमारी लाइफ को इजी बनाने के लिए, या फिर हमारी लाइफ में बहुत सारी चीजों को, सिचुएशंस को सपोर्ट करने के लिए, हमारी जो लाइफस्टाइल है उसे इजी बनाने के लिए, हमारी नीड्स को फुलफिल करने के लिए हमें जिन भी चीजों की जरूरत होती है वो होते हैं रिसोर्सेज। अब जो ये रिसोर्सेज है बेटा, ये होते हैं दो टाइप के। ये जो रिसोर्सेज है ये कितने हो गए भाई, दो टाइप के हो गए। एक तो हो गया आपका नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि जो हमें नेचर से मिलते हैं, जो हमें नेचर से मिले वो क्या हो गए, नेचुरल रिसोर्सेज। और दूसरे हैं मैन मेड या फिर ह्यूमन मेड भी आप इसको बोल सकते हो, कि इंसानों ने बनाए हैं। जैसे प्लास्टिक हो गया, है ना, कहां से आया भाई, इंसानों ने बनाया, तो ये क्या हो गया, एक मैन मेड हो गया। लेकिन नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, जो नेचर हमें प्रोवाइड कर रहा है, जैसे कि वाटर, सनलाइट। आओ थोड़ा सा और डिटेल में समझें इसको, आ जाओ। चलो, नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं बेटा, वो रिसोर्सेज जो हमें नेचर से मिलते हैं उसे हम नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। एग्जाम्पल देख लें। एग्जाम्पल है कि बेटा हीट और लाइट हमें कहां से मिल रही है, सन से मिल रही है। हमें पानी कहां से मिल रहा है, रिवर से मिल रहा है। खाना कहां से मिल रहा है, प्लांट से मिल रहा है, एनिमल से मिल रहा है। दोनों अलग अलग सोर्सेस से वहां से हमें खाना मिल रहा है। प्लांट से हमें क्या क्या मिल जाता है भाई, हमें वहां से रोटी, चावल, दाल, सब्जी, ये सब चीजें मिल गई, फ्रूट्स मिल गए, है ना। और एनिमल से हमें दूध मिल गया, एग्स मिल गया, मीट मिल गया। ये सारी चीजें हमें कहां से मिल रही है, एनिमल से। तो आई होप इतना तो क्लियर हो ही गया होगा। अब ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं ये भी दो टाइप के होते हैं, एग्जॉस्टिबल एंड इनएग्जॉस्टिबल। इसको अच्छे समझ लेते हैं, ये एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, ये आपको एग्जाम में आ सकता है 1 और 2 मार्क्स का। डिफाइन विथ एग्जाम्पल्स पूछ सकते हैं। तो आइए समझ लेते हैं। इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज मतलब, एग्जॉस्ट जो वर्ड है उसका मतलब होता है खत्म हो जाना। एग्जॉस्ट वर्ड का मीनिंग क्या हुआ, खत्म हो जाना। तो इनएग्जॉस्टिबल मतलब खत्म नहीं होना, यानी कि वो रिसोर्सेज जो अनलिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं और वो एग्जॉस्ट नहीं हो सकते हैं ह्यूमन एक्टिविटी से। जैसे कि सनलाइट,
वाटर। अब मान लो मैंने सन आज यूज कर लिया तो कल सन नहीं आएगा। ऐसा होता है कि मैंने सनलाइट आज यूज कर ली कि चलो मैं विटामिन डी ले लेती हूँ अच्छे से, अब कल सन बोलेगा कि नहीं आज मैं नहीं आ रहा हूं, कल बहुत सनलाइट ले लिया है तुमने, है ना। ऐसा तो हो नहीं सकता। तो ये क्या हो गया, इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स हो गया। ठीक है, वाटर जो है बारिश वारिश से मिलता है, रिवर्स से मिल रहा है, बहुत सारी चीजों से हमें पानी मिल रहा है। तो अब क्या पानी एक दिन आपके यहाँ पे ऐसे रिवर से फ्लो करा था, अगले दिन बोलते हैं कल ही तो बहा था आज नहीं बहूंगा, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। दिस इज इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स, ये खत्म नहीं हो रहा है ह्यूमन एक्टिविटी से। अनलिमिटेड तो बोल सकते हैं, लेकिन मान लो हमारे पास वाटर तो अनलिमिटेड है, लेकिन जो फ्रेश वाटर है जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए रिक्वायर्ड है वो कम क्वांटिटी में। अगर आपको उसमें कंफ्यूजन है कि भाई लोग तो बोलते पानी बचाओ पानी बचाओ पानी बचाओ, तो पानी को बचाना क्यों है जब वो अनलिमिटेड है? तो बेटा इसलिए बचाना है क्योंकि फ्रेश वाटर जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए बहुत जरूरी है वो कम अमाउंट में, पानी बहुत है अपने पास। ठीक है, रिक्वायर जिसकी है, जिसकी रिक्वायरमेंट है, जो डिजायरेबल पानी है कि भैया यही वाला पानी चाहिए हमको, फ्रेश वाटर चाहिए साफ बिल्कुल, वो थोड़ा सा कम है। ठीक है, इसलिए उसको बचाना है। चलिए अब बात करते हैं एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज की। एग्जॉस्टिबल वर्ड बताया था जो खत्म हो जाता है, जैसे कि अब ये बोल रहा है जो लिमिटेड क्वांटिटी में होगा वो चीज पहले खत्म हो जाएगी, राइट। जैसे कि हमारा फॉसिल फ्यूल्स हो गए, फॉरेस्ट हो गए, भाई इनको काट पीट के खत्म कर दो, कहां से फॉरेस्ट कहां से आएगा? पूरे पेड़ आपने एक साथ काट दिए, यूज कर लिया, अपना डिफॉरेस्टेशन कर लिया, सारे फॉरेस्ट को क्लियर कर लिया, चीजें यूज कर ली आपने। फॉसिल फ्यूल हो गया जैसे कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया या फिर नेचुरल गैस हो गया, इन सबको यूज कर लिया, तो अब इसको बनने में बहुत टाइम लगता है, इसीलिए इसे नॉन रीन्यूएबल भी कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? नॉन रीन्यूएबल, मतलब वापस से रीन्यू या फिर रिस्टोर नहीं हो सकते रीजनेबल टाइम में, बट ये रीन्यूएबल रिसोर्सेस है, यानी कि कम टाइम के अंदर इसको वापस से आप क्या कर सकते हो, रिस्टोर कर सकते हो। जैसे कि सूरज जी आज आपने यूज कर लिए बेटा, तो अगले दिन वापस से ये सुबह आ जाएंगे, आप अगले दिन यूज कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप रात में बोलो अब भी के अब भी मेरे को ये रिसोर्स चाहिए ला के दो, तो ऐसा सूरज जी अपने आप ऊपर आ जाए कि हाँ 8 बजे रात के चांद की जगह एकदम सूरज निकल रहा है, ऐसे नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये क्या है, ये रीजनेबल टाइम में वापस से मिल जाता है, रिप्लेनिश हो जाता है, रिस्टोर हो जाता है, इसलिए इसको रीन्यूएबल रिसोर्स बोलते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं भाई कि फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं। अब जैसे कि हमने देखा एग्जॉस्टिबल जो रिसोर्सेस थे उसमें क्या क्या था बेटा, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, और क्या आपको पता है इनको कहा जाता है फॉसिल फ्यूल। आइए समझते हैं फॉसिल फ्यूल होता क्या है। तो बेटा फॉसिल फ्यूल जो होता है वो आता है डेड रिमेन्स जो होते हैं ना, बहुत करोड़ों साल पहले, मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, जो प्लांट्स एंड एनिमल्स थे जो मर गए, ठीक है, उनसे बने हैं फॉसिल फ्यूल। कैसे बने हैं, तो ये देखो यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स जो थे ये मर गए, डेड ऑर्गेनिज्म है। अब ये जो डेड ऑर्गेनिज्म है ये जो अर्थ का लेयर है ना, जो अर्थ के लेयर है उसमें बरी हो गए थे, मतलब कि गड़ गए थे, नीचे गाड़ दिए गए थे, किसी इंसान ने नहीं गाड़ा, अपने आप, है ना, नेचर ने किया ये चीज। इसके बाद में नीचे नीचे जाते गए, और जैसे जैसे आप नीचे नीचे जाओगे भैया डेप्थ के साथ साथ प्रेशर और हीट बढ़ जाती है। तो यहाँ पे जब प्रेशर और हीट बढ़ जाती है तो ये एकदम कैसे हो गए भाई, काले काले हो गए, है ना। क्या कैसे हो गए, काले काले हो गए, तो ये बन गए हैं अब फॉसिल फ्यूल। ठीक है, क्या बन गए, फॉसिल फ्यूल। अब इस फॉसिल फ्यूल में कोल आता है, ऑयल आता है, यानी कि ऑयल की जगह आप इसको पेट्रोलियम भी बोल सकते हो, ऑयल भी बोल सकते हो, क्रूड ऑयल भी बोल सकते हो, एंड पेट्रोलियम गैस या नेचुरल गैस भी आपको वहां से मिल गई है। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे। जो हमारे फॉसिल फ्यूल है, कोल, ऑयल या पेट्रोलियम गैस, इसको एक एक करके और अच्छे से डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो आइए, कोल क्या होता है बेटा, कोल इज फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स। ठीक है, ध्यान दो किससे बना है भाई, जो प्लांट्स थे जो मर चुके हैं मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, उससे जो फॉसिल फ्यूल बना है उसे हम कोल कहते हैं। ठीक है, वापस से रिपीट कर देती हूँ, जो फॉसिल फ्यूल्स यानी कि जो डेड प्लांट्स थे मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, उससे प्लांट से बना है कोल, और एनिमल से बना है पेट्रोलियम। ठीक है, एक्वाटिक एनिमल से बना है पेट्रोलियम और प्लांट से बना है कोल। क्लियर है? तो यहाँ पे ध्यान दो बेटा, यहाँ पे क्या बोल रहा है, कोल कैसे फॉर्म हुआ है, डेड रिमेन्स ऑफ
प्लांट्स, ठीक है, कहां से, प्लांट्स। अब यहाँ पे बेटा आपको कोल दिख रहा होगा, कोयला, कोयला ही कोल है, ठीक है, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, ये जो कोयला आपको दिख रहा है कोल ही होता है, ठीक है, कि भाई यहाँ पे तो अरे ये तो मैम ने कोयले की पिक्चर चिपकाई है और मैम तो इसको कोल बोल रही है, नहीं नहीं मैम कोयला है, हाँ बेटा दोनों सेम है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है बेटा, हार्ड रहता है, स्टोन जैसा, पत्थर जैसा रहता है, एकदम काला काला, और कैसा है भाई, ब्लैक है कलर में, पत्थर जैसा है, हार्ड है, और इसके अंदर मेनली क्या होता है, कार्बन कंटेंट होता है, ठीक है। और ये किससे बना है, ये तो अभी हमने देखा ही था, डेड प्लांट मैटर से, ठीक है, जो कि अभी 4-5 साल नहीं, बहुत करोड़ों साल पहले, मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो मर चुके थे, उस वेजिटेशन से बना है हमारा कोल, ठीक है। अब समझ लेते हैं कि कैसे फॉर्म हुआ, धीरे 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 धीरे, एक स्लो प्रोसेस रहता है, धीरे 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 फॉर्म हुआ है ये, है ना, स्लो प्रोसेस है किसका भाई, कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन, जो डेड वेजिटेशन था वो बना है कोल में। इस पूरा प्रोसेस को, ये पूरा प्रोसेस जो है यहां से लेके यहां कोल फॉर्मेशन तक का जो प्रोसेस है इसका, इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं कोलिफिकेशन, ठीक है, इसको कहते हैं हम कोलिफिकेशन। तो यहां पे आपको ये आ सकता है बेटा डिफाइन करने के लिए, या फिर एमसीक्यू के फॉर्म में आ सकता है, पूछा जा सकता है क्वालिफिकेशन क्या होता है, कंफ्यूज करने वाला टर्म है तो ध्यान देना है, ठीक है। इसके साथ साथ ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स जो आते हैं ना, फिलअप्स, उसमें भी पूछा जा सकता है। तो ये क्या है बेटा, एक स्लो प्रोसेस है जब डेड वेजिटेशन कोल बन जाता है। आइए थोड़ा सा और इसको डिटेल में समझ लेते हैं। एंशिएंट जो स्वैम्प थे फॉरेस्ट के अंदर, यहाँ पे देखो कैसे छोटे से ऐसे कीचड़ कीचड़ टाइप एरिया है ना, कैसे ये, इसके बाद में क्या हुआ भाई, ये मर गए, प्लांट्स वगैरह मर गए, प्लांट्स वगैरह मर गए, तो ये क्या है भाई, ये नीचे लेयर्स ऑफ अर्थ है उसके नीचे दबने लगे। अब जैसे जैसे वो नीचे जाते हैं तो बेटा कंप्रेशन और हीट वहां पे उनको प्रोवाइड किया जा रहा है बाय द अर्थ, ठीक है। ऐसे कोई फिजिकली जाके नहीं कर रहा है कि भैया इसके ऊपर प्रेशर डालो, नहीं, जो अर्थ है, जो नेचर है, अपने आप उसको हीट और प्रेशर दे रहा है। यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, जिसके बाद आफ्टर मिलियंस ऑफ ईयर्स वो ये इस तरीके से काला हो जाता है, और काला होने के बाद क्या है भाई, कोल बन चुका है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, कोल फॉर्मेशन हो गया। तो यहां से यहां तक का जो पूरा प्रोसेस है उसे हम कहते हैं कोलिफिकेशन। आइए अब समझते हैं कि ये जो कोलिफिकेशन हो रहा है इसके और भी क्या क्या स्टेजेस हैं। तो इसके स्टेजेस देख लेते हैं। सबसे पहले है पीट। तो आपको भाई पीट क्या है अगर ये पूछा जाए, सबसे बेसिक क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि व्हाट इज पीट, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, या फिर डिफाइन पीट इस तरीके से पूछते हैं, या फिर पूछ लेंगे कि यहाँ पे जो कोलिफिकेशन है उसका प्रोसेस बता दो, ठीक है। तो कैसे होता है बेटा, एक तो प्रोसेस मैंने आपको पहले बता दिया, उसमें धीरे 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 किस तरीके से चेंजेस आ रहे हैं वो सब समझ लेते हैं। पीट में सबसे पहले क्या है बेटा, सॉफ्ट रहता है, स्पॉन्जी मटेरियल होता है, ठीक है। जो डेड प्लांट्स है अभी क्या है, गिलगिले से हैं, अभी वो क्या है, गिलगिले से हैं, तो है ना, वो कैसे स्पॉन्जी स्पॉन्जी टाइप का सॉफ्ट सॉफ्ट रहेगा, ठीक है। तो वो किससे बना है, डीकेड प्लांट्स, यानी कि जो प्लांट्स खराब हो चुके हैं, डिकम्पोज हो रहे हैं, डिग्रेड हो रहे हैं, उन प्लांट से बन रहे हैं। अब इसमें कार्बन कंटेंट तो रहता है पर थोड़ा सा कम रहता है, और ये इसको जब जलाते हो तो थोड़ा बहुत धुआं भी निकलेगा, ठीक है, बर्न्स विद स्मोक। अब इसके बाद में आता है लिग्नाइट, ठीक है, इसके बाद है लिग्नाइट। अब ये जो लिग्नाइट है बेटा, ये क्या है, ब्राउन कोल है। तो अभी तक क्या था, एकदम गिलगिला गिलगिला से प्लांट्स थे, डीके हो रहे थे, खराब हो रहे थे, अब ये ब्राउन हो गए हैं, ठीक है। अब ब्राउन हो गए, ये जो ब्राउन कोल है बेटा, इसके अंदर एज कंपेयर टू दिस ज्यादा कार्बन कंटेंट है, ठीक है, हार्डर है थोड़ा सा, और ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब इसके बाद में बन जाता है बिटुमिनस कोल, ठीक है। अब इसके बाद में क्या बन रहा है, पीट था, पीट से लिग्नाइट, लिग्नाइट के बाद बिटुमिनस कोल बन गया। अभी जो बिटुमिनस कोल है ये क्या है भाई, ब्राउन से अब ब्लैक हो गया, ये हो गया, पहले ब्राउन था, ब्राउन से क्या हो गया बेटा, ब्लैक हो गया है, सॉफ्ट कोल है। अभी क्या है, ये जो कोल बन रहा है ना, सॉफ्ट कोल है। यहाँ पे तो एकदम गिलगिला सा था, यहाँ पे थोड़ा हार्ड हुआ, यहाँ पे ये अब हल्का सा सॉफ्ट है, एकदम ऐसा पत्थर जैसे हार्ड नहीं हुआ है अभी, है ना, अभी टाइम है पत्थर जैसा हार्ड होने में, ठीक है। और फिर ये कहाँ पे यूज होता है बेटा, होम्स में, जो भी डोमेस्टिक पर्पस है उसके लिए यूज किया जाता है, इंडस्ट्रीज के लिए यूज किया जाता है, इसमें बहुत ज्यादा कार्बन रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे बेटा यही कोयला जो है इसको घर में भी यूज किया जाता है। अब आप बोलोगे कि भाई हमने तो घर में देखा था कोयले को थोड़ा सा ऐसे ज्यादा टाइट से ऐसे प्रेशर लगाते तो भैया वो बिखर जाता है, आप तो बोल रहे हो कि वो एकदम कोयला जो होता है वो तो हार्ड रहता है पत्थर की तरह। तो बेटा जो आपके घर में यूज हो रहा है वो है बिटुमिनस कोल। अब ये अगर और टाइम के लिए जमीन के नीचे रहता है तो बेटा ये बन जाता है एंथ्रासाइट, ठीक है, एंथ्रासाइट।
एंथ्रासाइट होता है हार्डेस्ट फॉर्म, ठीक है, हार्डेस्ट एंड प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द कोल, और ये रहता है एकदम चमकता हुआ ना, एकदम शाइनी ब्लैक रहता है, और ये जब बर्न होता है तो एकदम क्लीन रहता है, ठीक है, हाई हीट के साथ में क्लीन देता है। अब यहाँ पे इसको याद करने का एक तरीका है, तो ये तरीका है प्लीज लेट बिट्टू अटेंड। अब मान लो बिट्टू के मार्क्स अच्छे नहीं आए थे, अब उसके मामा की शादी हो रही है और उसको बोल दिया गया कि पढ़ाई पे ध्यान दो और मामा की शादी में नहीं जाना, तो अब ये बिट्टू बोल रही है प्लीज प्लीज पढ़ लूंगी, मैं बहुत अच्छे से पढ़ लूंगी, प्लीज लेट बिट्टू अटेंड। तो ये पी से हो गया आपका पीट, एल से हो गया लिग्नाइट, बी से हो गया बिटुमिनस कोल एंड ए से हो गया है एंथ्रासाइट। इस टेक्निक से आप इसको याद कर सकते हो। ये पूरा जो कोलिफिकेशन का प्रोसेस है वो है, ठीक है, कैसे कोल जो है स्टेज बाय स्टेज किस तरीके से चेंज हो रहा है। तो अगर आपसे स्टेजेस ऑफ कोल फॉर्मेशन पूछते हैं तो ये भी आप कर सकते हो, ठीक है, ये आप लिख सकते हो। आगे बात करते हैं यूजेस ऑफ कोल की। अब जो कोल हमें मिला है इसका करना क्या है, क्या काम आएगा भाई। तो अब देखो बेटा, जो हीटिंग पर्पस होता है होम में, इंडस्ट्रीज में, उन सब में काम आ सकता है। इसके साथ साथ जो स्टीम इंजन थे, है ना, जो स्टीम इंजन है उसमें फ्यूल की तरह उसको यूज किया जा सकता है। इवन इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए जो थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं वहां पे कोल का यूज किया जाता है। अब ये तो इसका यूजेस हो गए। अब बेटा एक जगह आप एग्जाम में आके फंस जाओगे, पता है कौन सी जगह, आपको समझ नहीं आएगा कोल और चारकोल में क्या डिफरेंस है। सुना तो दोनों है ना, पर ये कोल और चारकोल अलग कैसे है। आपको लगेगा कि चारकोल में भी कोल ही है तो ये शायद एक बड़ा चार कोल के पीसेस मिला के बनता होगा। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। देखो, कोल और चारकोल रिफर टू द सेम थिंग। ये आपको लगता है कि दोनों सेम ही है, नहीं 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 नहीं, ठीक है। क्या है सच्चाई, आइए समझते हैं। कोल है नेचुरली ऑकरिंग फॉसिल फ्यूल, जैसे कि अभी हमने पढ़ा था, ठीक है। लेकिन चारकोल क्या है पता है, जब वुड जो होता है यानी कि लकड़ी जो होती है उसे हाई टेम्परेचर पे, ठीक है, हाई टेम्परेचर पे गर्म करते, हीट करते हैं, और वहां पे ऑक्सीजन लिमिटेड या फिर नहीं ही होता है, ठीक है, या तो लिमिटेड ऑक्सीजन होगा या तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा। तो इस टाइप के कंडीशन को हम कहते हैं, जो चीज फॉर्म हो रही है दैट इज चारकोल। कोल क्या है, जो हमारा मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो जो मर गए थे प्लांट्स उससे बना है, उसको हम कहते हैं फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल कौन सा है, कोल है, चारकोल फॉसिल फ्यूल नहीं है। चारकोल कैसे बना है, जो लकड़ी होती है, लकड़ी को आपने गर्म कर दिया, गर्म करके कैसे गर्म किया, उसको हीट कैसे प्रोवाइड की, उसको हाई जो एकदम टेम्परेचर थे वो कैसे प्रोवाइड की, जब वहां पे ऑक्सीजन नहीं था या फिर बहुत लिमिटेड ऑक्सीजन था तब, तो उससे बन जाता है चारकोल। आई होप ये दोनों चीज आपको समझ में आ गई होंगी। एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है बेटा, फंस मत जाना, ठीक है। अब हो रहा है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। अब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन यूज होता है फॉर कोल। ध्यान रखना बेटा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन नहीं बोल रही हूं मैं, बोल रही हूं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, ठीक है। ये वर्ड जो आपको दिख रहा है ये कोल के लिए है, ठीक है। फ्रैक्शनल जो अगर वर्ड आपको दिखेगा ये हट के फ्रैक्शनल आ जाएगा तो वो पेट्रोलियम के लिए, ठीक है। अब ये डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या होता है, कोल को स्ट्रांगली एयर के एब्सेंस में हीट कर रहे हैं, ठीक है। एयर नहीं है, हवा कुछ नहीं है, और कोल को एकदम स्ट्रांग हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। अब देखो, कार्बनाइजेशन क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ कोल इनटू अदर कार्बन रिच सब्सटेंसेस, ठीक है। जब हमारा डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन होता है उस टाइम पे जब हम कोल को बाकी कार्बन रिच प्रोडक्ट्स बनाने के लिए कन्वर्ट करते हैं ड्यूरिंग डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, तब कार्बनाइजेशन हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब काइंड ऑफ चीज ले ली है, इसमें कोल है भैया। अब ये कोल जो है भैया, जैसे ही आप इसको हीट कर रहे हो, यहाँ पे कहीं पे भी एयर का आपको प्रेजेंस नहीं दिखेगा ना, जब आप इसको हीट कर रहे हो तो क्या क्या फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ से आपको दिखेगा भैया, यहाँ पे जो फॉर्मेशन हो रहा है ये है कोक, ठीक है। और यहाँ पे आपको जो दिख रहा है ये है आपका कोल टार। अब भैया ये जो हवा निकल रही है, फिर ये हवा क्या है, ये है कोल गैस, ठीक है, गैस हवा, ठीक है, ऐसे याद कर लो। ये जो है ये क्या है, कोल गैस है, जो आपको यहां मिल रहा है ये है कोक, और यहाँ पे आपको ऑब्टेन हो रहा है कोल टार। आओ इसको और थोड़ा सा देख लेते हैं। जो कोक होता है वो क्या होता है बेटा, सॉलिड ग्रे ब्लैक रेसिड्यू होता है जिसमें मेनली कार्बन होता है। कोल गैस, जो यहाँ पे गैस निकल रही थी वो क्या है, वो मिक्सचर ऑफ गैसेस है। अब कौन कौन से गैसेस हो सकते हैं, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड मीथेन हो सकता है। एंड कोल टार क्या है बेटा, यहाँ पे थिक आपको ब्लैक कलर का लिक्विड दिखेगा, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है। ये जो ऑब्टेन हुआ है, ये जो हाई एकदम बहुत ही ज्यादा ब्लैक है, एकदम बहुत ज्यादा ब्लैक है ना, काला एकदम, और एकदम कैसा है ये भाई,
थिक है और इसकी बहुत ही गंदी स्मेल होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो थिक ब्लैक लिक्विड आपको दिख रहा है और इसकी क्या है, गंदी स्मेल है, अनप्लेजेंट स्मेल है। और इसमें अनप्लेजेंट स्मेल क्यों है, क्योंकि ये अबाउट 200 डिफरेंट केमिकल से बना होता है, आपको पता है ई, ठीक है। तो अब ये क्या भाई, कार्बोनेशियस सब्सटेंस है, इसके अंदर भी कार्बन का प्रेजेंस है। अब भाई ये सब जो है इनका यूज क्या है, क्यों बना रहे, क्यों प्रोसेस किया हमने कोल को, कुछ तो रीजन होगा ना इन सबको बनाने का। तो बेटा कोक का अलग यूज है, कोल गैस का अलग यूज है, कोल टार का अलग यूज है। आओ इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इनको बनाया क्यों गया। तो बेटा कोल गैस जो होती है वो यूजफुल होती है पावर प्लांट्स के लिए, है ना, थर्मल पावर प्लांट्स वगैरह जैसे थे वैसे और भी पावर प्लांट्स होते हैं जिसमें हमें क्या चाहिए भाई, कोल गैस का यूज करें। तो भाई कोल तो हमने यूज कर ली और फिर जो उससे बच रहा है ना वो भी हम कहीं जाने नहीं देंगे, उसको भी हम यूज कर लेंगे अपने फायदे के लिए, ठीक है। अब कोक जो हमें मिला था, कोक हमने क्यों लिया भाई, इससे स्टील प्रोडक्शन में काम आता है, ऑल्सो ये मेटल इंडस्ट्री में भी काम आ रहा है, ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में भी काम आता है। इसके बाद में यहाँ पे अगर आप देखोगे कोल टार की तो बहुत सारे यूजेस है भाई, उसको पेंट में यूज किया जा रहा है, एक्सप्लोजिव्स में यूज किया है, उसको रोड बनाने के लिए, मेटलाइज करने के लिए उसको यूज किया जाता है, कॉस्मेटिक्स में यूज करते हैं, मेडिसिन में यूज करते हैं, इतने सारे इसके फायदे हैं। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं भाई, कोल को प्रोसेस कर रहे हैं। अब कोल के जो प्रोडक्ट्स हमें मिले उसके भी यूजेस देख लिए और कोल की यूजेस भी देख लिए। तो अब किसकी बारी आ गई, कोल का तो हमारा खत्म हो गया, अब बारी है पेट्रोलियम की। तो पेट्रोलियम को एक बार समझ लेते हैं। जो पेट्रोलियम होता है वो एक नेचुरल फ्यूल है, मतलब नेचर से ही मिल रहा है ना। अभी तो बस समझा था, ये सारे क्या है, फॉसिल फ्यूल है। फॉसिल फ्यूल कहां से आए, नेचर से आए, है ना। तो कोल भी हमारा नेचर से आया है, पेट्रोलियम भी हमारा नेचर से आए। तो पेट्रोलियम क्या है बेटा, एक नेचुरल फ्यूल है जो कि डीप अंडरग्राउंड में मिलता है, ऐसे ऊपर से तैरता हुआ नहीं मिल जाएगा आपको ना, एकदम अंडरग्राउंड आपको मिलेगा। और कैसा होता है बेटा, थिक ब्लैकिश ब्राउन ऑयली लिक्विड होता है, ठीक है। इसको हम क्रूड ऑयल भी बोलते हैं जब हमें ऑब्टेन हो रहा है। तो अब यहाँ पे जब इसको प्रोसेस करते हैं तो इससे बहुत सारी चीजें मिलती हैं। तो जैसे कि आपको इसके नाम में दिख गया होगा पेट्रोल, तो पेट्रोल तो मिलेगा ही, डीजल मिल रहा है, पेट्रोल मिल रहा है, गैस मिल रहा है कुकिंग के लिए, और ये भाई साहब देखो कितनी सारी चीजें मिल रही है। और इसीलिए इसका जो वैल्यू होती है बेटा बहुत ही पैसा ही पैसा हो जाता है, ठीक है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं पता है, ब्लैक गोल्ड बोलते हैं इसको। किसको, क्रूड ऑयल को या पेट्रोलियम को बोला जाता है ब्लैक गोल्ड। एग्जाम में पूछ सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू। एमसीक्यू में पूछेंगे बेटा बताओ कि ब्लैक गोल्ड किसको कहा जाता है, ऑप्शन में दे दिया जाएगा, कोल को कहा जाता है। फिर आप सोचोगे कोल तो हाँ भाई ब्लैक तो था, वो होगा नहीं, ये जो आपका थिक ब्लैकिश ब्राउनिश ऑयली लिक्विड है ना, इसको ब्लैक गोल्ड बोलते हैं, ठीक है। क्रूड ऑयल लिखा होगा या पेट्रोलियम लिखा होगा तो बिल्कुल आंख बंद करके वहीं पे आंसर लगा देना, ठीक है। चलो अब पेट्रोलियम जो आपको दिख रहा है यहाँ पे दिख गया कैसा होता है, एकदम काला सा, एकदम थिक सा, है ना। तो ये जो है भैया इसके बारे में थोड़ा और समझ लेते हैं। डार्क ऑयली लिक्विड होता है, ऐसे चिपचिपा सा होता है, ठीक है। और इसकी स्मेल कैसी रहती है, अनप्लेजेंट, अच्छी नहीं लगती है। ओडर यानी कि स्मेल ना, खुशबू कैसी होती है, खुशबू नहीं होती, बदबू होती है, ठीक है। मिक्सचर है भाई बहुत सारे कॉम्पोनेंट्स का, ठीक है, बहुत सारी चीजें इसके अंदर होती है। इसको प्रोसेस करने के बाद में हमें मिलेंगी कौन कौन सी चीजें, अभी पढ़ लेंगे आराम से, ठीक है। ये कैसे बनता है भाई, लिविंग जो ऑर्गेनिजम्स हैं कहां पे, सी के अंदर, ठीक है। जो सी है, सी कौन सा, ये वाला नहीं, पानी वाला सी, ठीक है, जो समुद्र है उसके नीचे यहाँ पे ये मिलेगा भाई। तो आओ थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं बना कैसे है। तो बेटा ये बना है बेरीड रिमेन्स ऑफ डेड मरीन ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। जितने भी मरीन ऑर्गेनिजम्स हैं यानी कि पानी के अंदर रहने वाले जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जब वो मर जाते थे तब सेम जैसे कोल हुआ है वैसे ही जमीन के नीचे 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 गया, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर में, बहुत साल बाद अब ये बन गया है पेट्रोलियम। अब यहाँ पे क्या है भाई, एनॉर्मस यानी बहुत ज्यादा क्या मिला है, इसको प्रेशर मिल गया है। अब बहुत ज्यादा टेम्परेचर की वजह से ये क्या बन गया है, इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब जैसे जैसे जमीन के नीचे जाओगे ऑक्सीजन रहेगा नहीं रहेगा ना, तो वहां पे इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ये क्या बन रहा है, पेट्रोलियम बन रहा है। अब देखो जैसे कि यहाँ पे मरीन ऑर्गेनिज्म है, यहाँ पे आपको दिख गया, यहाँ पे आपको दिख गया, यहाँ पे आपको दिख गया। तो भैया ये जब मर जाते हैं तो यहाँ ये देखो ये क्या है भाई, ये है इनके बचे कुचे जो उर्जे पुर्जे है ना बेटा वो। अब जब ये बेरी हो जाते यानी कि जब ये नीचे जमीन में गड़ जाते हैं
तक पहुंच पाती है। ठीक है, अब ये जो गैसेस है ये अलग अलग सेपरेट की जाती है, एकदम ऐसे कलेक्ट कर लेते हैं अलग अलग इसको, और फिर उसको बना लेते हैं। हमें अलग अलग डिफरेंट यूजफुल प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, बहुत सारी चीजें। ठीक है, एक रॉ मटेरियल से इतनी सारी चीजें मिल गई हमको, देख रहे हो। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, इसको अलग कर रहे हैं, इसलिए इसकी रिफाइनिंग कर रहे हैं। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये जो प्रोडक्ट होते हैं इससे व्हीकल्स, होम्स, इंडस्ट्रीज, इन सब में ये काम में लिए जाते हैं। ठीक है, और ये जो मटेरियल्स होते हैं प्लास्टिक, मेडिसिन, फर्टिलाइजर, सब बनाने के काम आते हैं। और रिफाइनिंग करने से पेट्रोलियम सेफ और यूजफुल हो जाता है हमारे एवरीडे लाइफ के लिए। अब यहाँ पे रिफाइनिंग जो हो रही है, ये देखो, ये है वो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। ठीक है, जो आपको बड़ा सा टावर जैसा कॉलम टाइप बोला था ना मैंने, ये है फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। अब जब यहाँ पे भैया पेट्रोलियम रखा है, ठीक है, पेट्रोलियम रखा है, इसको हीट कर रहे हैं, तो ये जो गैस होगी ये पास होगी। ठीक है, ये जो गैस है ये क्या है यहाँ पे, वो एकदम, तो कभी भी आप वाटर को हीट करते हो थोड़ी देर बाद क्या होगा भाई, वेपर बन जाता है ना। तो यहाँ पे जो ऑयल है उसका भी वेपर बन गए हैं, और ये जो वेपर है जहां जहां तक पहुंच पाते हैं वहां पे इसको कलेक्ट करके उसको ठंडा कर दिया। अब बहुत ही हैवी वेपर्स होंगे तो नीचे रह जाएंगे, हल्के वेपर होंगे तो वो ऊपर 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 पहुंच जाएंगे। तो अब जब यहाँ पे कूलेस्ट क्या होता है भाई, कूलेस्ट टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेल्सियस और हॉटेस्ट रहता है 400 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे सबसे ज्यादा हॉट है, यहाँ पे सबसे ज्यादा कोल्ड है। ठीक है, अब ये जितना हल्का होगा उतना ऊपर जाएगा। तो अब यहाँ पे देखो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हो रहा है। सबसे पहले इनको हैवी चीज मिल गई यहाँ पे, बिटुमिन। ठीक है, फिर ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल, फ्यूल का ऑयल, डीजल, केरोसिन, पेट्रोल, और फिर सबसे ऊपर भाई ये सबसे हल्की चीज है, ये अभी तक यहाँ पे लिक्विड नहीं बनी है भैया, ये है गैस, हमारी पेट्रोलियम गैस यहाँ से निकल गई भाई। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ से ऑब्टेन हो रही है। सोचो एक पेट्रोलियम या क्रूड ऑयल लेके आए थे रॉ मटेरियल, उससे हमें कितनी चीजें, 1 2 3 4 5 6 7 चीजें मिल रही हैं। ठीक है, अब चलो इसको समझ लेते हैं। ये जो प्रोसेस होता है सेपरेशन का ना, इसको क्या बोलते हैं, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। किसके थ्रू हो रहा है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन हो रहा था कोल में, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यानी फ्रैक्शंस में हमें अलग अलग जगह पे मिल रहा है। फ्रैक्शंस जो है ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है। ठीक है, इसलिए इसको हम बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, सेपरेटेड किससे होता है भाई, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के प्रोसेस से हो रहा है। सबका डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट होता है, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स का। ये जो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट है इन सबका अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट है ना। जो जल्दी जल्दी हो गया है वो ऊपर चले जाएगा, जो जल्दी यहाँ पे टाइम ले रहा है, टाइम लेके यहाँ पे आ गया भैया, है ना। तो अब आगे समझ लेते हैं भाई यूजेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स। जो चीजें हमें मिली हैं इनका काम क्या होता है, इसको कैसे यूज करते हैं। तो बेटा पेट्रोलियम गैस घर वगैरह पे काम आती है ना, फिर होम में, इंडस्ट्री में, है ना, सिलेंडर विलेंडर में। पेट्रोल जो होता है वो ऑटोमोबाइल्स जो होते हैं उसमें यूज हो रहा है। फ्यूल में काम कर रहा है भाई केरोसिन, एज अ जेट एयरक्राफ्ट के अंदर फ्यूल का काम कर रहा है भाई, देख रहे हो एकदम ऊपर पहुंच गया, कहाँ एकदम जमीन के नीचे से निकाला था इसको, अभी कहाँ हवाओं में चल रहा है भाई। डीजल जो है वो बसेस में, ट्रक्स में, जो भी हैवी व्हीकल्स होते हैं उसमें काम आ रहा है। फ्यूल ऑयल जो है शिप्स में काम आ रहा है। ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल ल्यूब्रिकेशन के लिए काम आता है। बिटुमेन जो है वो रोड्स और पेंट्स को बनाने में काम आता है। जो रोड्स है उसको पहले मेटलाइज करने के लिए कोल टार का यूज करते थे, पर अब बिटुमिन का यूज करने लग गए। ठीक है, पैराफिन वैक्स है, कैंडल वगैरह बनाने में काम आ रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें बन रही हैं, उससे बहुत सारी यूजेस हो रहे हैं। जो भी हमें ऑब्टेन हुआ है फ्रैक्शनेटिंग कॉलम जो था, उससे हमें जो भी चीजें मिली है, जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स, जो भी प्रोडक्ट्स हमें पेट्रोलियम के मिले हैं, उन सबका अलग अलग यूज है। अब बात करते हैं पेट्रोकेमिकल्स की। अब जैसे पेट्रो है भाई, पेट्रो से आप समझ गए होंगे कि पेट्रोकेमिकल क्या होता है। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से जो भी केमिकल सब्सटेंस हमें यूजफुल मिले हैं उन्हें हम बोलेंगे पेट्रोकेमिकल्स। ठीक है, अब ये जो पेट्रोकेमिकल्स होते हैं इसको क्या किस काम आते हैं भाई, डिटर्जेंट बनाने के, सिंथेटिक फाइबर, पॉलीथीन, बहुत सारे मैनमेड प्लास्टिक, ये सारी चीजें बनाने के लिए कौन काम आ रहा है भाई, पेट्रोकेमिकल्स काम आ रहे हैं। और जो हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन हुई है कहां से, नेचुरल गैस के अंदर से, उसको यूज किया जाता है फर्टिलाइजर बनाने के लिए, जैसे यूरिया हो गया, और इसको भी पेट्रोकेमिकल कंसिडर किया जाता है। ठीक है, तो पेट्रोकेमिकल्स भी बन रहे हैं भाई, देख रहे हो पेट्रोल का अभी तक काम खत्म नहीं हुआ है, चलते जा रहा है। अब इससे डिटर्जेंट बन रहे हैं, सिंथेटिक फाइबर बन रहे हैं, पॉलिथीन है, बाकी प्लास्टिक है, अभी हमने जो डिस्कस किया था ना उसको और थोड़ा डिटेल में डिस्कस किया। फर्टिलाइजर बना रहे हैं, मेडिसिन बना रहे हैं, कॉस्मेटिक का सामान, बाकी के प्रोडक्ट, सब कुछ बन रहा है इससे। ठीक है, तो ये सारी चीजें कहां से आती है, समझ में आया। अब भाई बात करते हैं, भाई कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, अब नेचुरल गैस कहां से आया।
मिल तो गया था अभी, तो ये जो डेड सी ऑर्गेनिजम्स बरी हो गए थे और उसके बाद में उनका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है इनटू पेट्रोलियम। अब पेट्रोलियम के ऊपर जो एक आपको अलग से गैस की लेयर दिख रही थी ना, वही था ये जो ट्रैप हो गई थी नेचुरल गैस, ये वहीं से मिली है बेटा। अब इसका यूजेस क्या होता है, तो देखो यूजेस में बेटा आपके इंडस्ट्रीज में यूज आता है, ठीक है, जो इंडस्ट्रीज हैं वहां पे यूज आता है। इसके साथ साथ थर्मल पावर प्लांट्स में भी इसको यूज किया जाता है, ठीक है, थर्मल पावर प्लांट्स जो होते हैं वहां पे इसको यूज किया जाता है। ट्रांसपोर्टेशन के लिए काम आता है, अगर जो आपका ऑटोमोबाइल्स है उसमें भैया सीएनजी वगैरह में काम आता है ना, तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए काम आ रहा है। और कहाँ पे काम आएगा भाई, और देखो यहाँ पे घर के लिए, ठीक है, होम यानी कि घर के लिए, डोमेस्टिक यूजेस के लिए इसको यूज किया जाता है। तो भैया इसके बहुत सारे यूजेस है नेचुरल गैस के, ये तो आप समझ ही गए होंगे। अब आपको पता है कोल, पेट्रोलियम, डीजल, इनके जैसे सीएनजी और एलएनजी नहीं करते हैं। क्या नहीं करते भैया, सूट या फिर स्मोक और हार्मफुल गैसेस नहीं देते हैं, जैसे कोल, पेट्रोलियम, डीजल देते हैं ना, वैसे नहीं देते हैं। ये ज्यादा अच्छे होते हैं हमारे एनवायरनमेंट के लिए, इसलिए सीएनजी को बहुत ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है, सीएनजी एंड एलएनजी को। सीएनजी से देखो कितना आता है, एलएनजी से कितना हो रहा है गैसियस एमिशन, ये देखो पेट्रोल से, अरे भाई डीजल से और ज्यादा, कोल से और भी ज्यादा। तो इसीलिए भाई किसको, अभी इन दोनों को भैया यहाँ पे प्रेफर किया जा रहा है, एलएनजी और सीएनजी को। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गैसियस एमिशन जो होते हैं एलएनजी और सीएनजी के, ये कम होते हैं बाकियों से। अब यहाँ पे नेचुरल गैस रिजर्व्स इंडिया के अंदर कहाँ है, ये आपसे पूछा जा सकता है। पक्का तो नहीं है, पर एमसीक्यू के फॉर्म में या फिलअप्स के फॉर्म में आपको पूछा जा सकता है, 1 मार्क का क्वेश्चन बनेगा, ज्यादा नहीं, ठीक है। त्रिपुरा जो है वहां पे है, राजस्थान में है, महाराष्ट्र में है, और कृष्ण गोदावरी डेल्टा, ठीक है। इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट प्रोडक्टिव नेचुरल गैस रिजर्व्स, ठीक है। तो इतना पढ़ लो, समझ लो, एमसीक्यू के फॉर्म में आ सकता है, ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। अब इसकी वजह से पोल्यूशन कितना हो रहा है, सिर्फ नेचुरल गैस से हो रहा है नहीं, इवन पेट्रोलियम के यूज से, कोल के यूज से, इन सब के यूज की वजह से हार्मफुल गैसेस हमारे एनवायरमेंट में आ रही हैं, जिसकी वजह से एसिड रेन हो रहा है, रेस्पिरेटरी डिजीजेस हो रही है, लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, हवा खराब होते जा रही है, एयर क्वालिटी जो इंडेक्स है वो और खराब होते जा रहा है, डिग्रेड होते जा रहा है, सांस लेने जैसे, इंसानों के रहने जैसी जगह नहीं बन पा रही है, और विजिबिलिटी भी कम हो गई, धुंध सी छा जाती है, थोड़ा सा कुछ होता नहीं है, मौसम बदलता नहीं है और यहाँ पे विजिबिलिटी लो हो जाती है। तो भैया इतनी सारी चीजें, एयर का पोल्यूशन हो रहा है ना, एयर पोल्यूशन हो रहा है गैसेस की वजह से, और जो इंडस्ट्रीज है उसमें जब प्रोसेसिंग हो जाती है फिर जो वेस्ट है उसको बहा दिया जाता है, वाटर पोल्यूशन हो रहा है, इतने सारे पोल्यूशन हो रहे हैं इन सब की वजह से। तो अब क्या करना चाहिए भाई, और भी बहुत सारी चीजें। अरे भाई साहब, एडवर्स इफेक्ट ऑफ फॉसिल फ्यूल अभी भी चल ही रहा है भाई, देखो ग्लोबल वार्मिंग भी है, कितना इंपॉर्टेंट है भाई, ये देख लो एक बार, ये आपका एक आ सकता है 3 से 4 मार्क का क्वेश्चन, ठीक है, कि क्या क्या एनवायरमेंटल इंपैक्ट हो रहे हैं कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के। तो इसमें आपका भाई अभी हमने डिस्कस किया था, सांस लेने का, एयर पोल्यूशन, हार्मफुल गैसेस, विजिबिलिटी लो हो जाती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इसके साथ साथ एयर पोल्यूशन, एसिड रेन तक हो रहा है, ये सारी चीजें आप उसमें मेंशन कर सकते हो जब लिखने के लिए आएगा। और इसके अलावा भाई जब कोल माइनिंग हो रही है तो वहां पे भैया कोल को माइनिंग करने के लिए पहले जो वहां पे अच्छे खासे फॉरेस्ट थे उसको हटा के फिर माइनिंग करते हैं, तो डिफॉरेस्टेशन हो गया। वाटर जो है वो कंटामिनेट हो रहा है, वाटर पोल्यूशन हो रहा है इसकी वजह से। सॉइल डिग्रेड हो रहा है, सॉइल को हटा दिया जा रहा है, सॉइल का डिग्रेडेशन हो रहा है क्योंकि हमें नीचे पहुंचना है कोल निकालने के लिए, है ना। एक्सप्लोजिव्स जो है उसमें उसको यूज किया जाता है, एक्सप्लोजिव एक्सीडेंट्स हो रहे हैं माइंस के अंदर बहुत ज्यादा भैया। इसके साथ साथ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस को जब एक्सट्रैक्ट करते हैं तो आप ये देखो यहाँ पे कितना आपको ऑयली दिख रहा है, जब ये ऑयल सरफेस पे आ जाएगा तो भैया एयर अंदर नहीं जा पाएगी, जिसकी वजह से जितने भी एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स है वो सांस नहीं ले पाएंगे बेटा, मर जाएंगे वो, ठीक है। तो उसकी वजह से वाटर कंटामिनेट हो रहा है भैया ऑयल स्पिल की वजह से, जैसे आप निकालते हो बाहर आएगा तो थोड़ा तो फैलेगा, है ना। तो यहाँ पे जैसी पेट्रोलियम है वो क्या है भाई, बाहर आके फैल रहा है। अब इसके लिए आपको क्या करना चाहिए भाई, सस्टेनेबल, यानी कि आपको अपने जो भी एनर्जी प्रैक्टिसेस है इस तरीके से करने हैं ताकि बाकी लोग इफेक्ट ना हो, ठीक है, बैड इफेक्ट ना हो किसी के ऊपर। तो आपको शिफ्ट करना है क्लीनर ऑल्टरनेटिव्स पे, ठीक है। जैसे कि आप फॉसिल फ्यूल्स जो है उसको सोच समझ के यूज कीजिए। मान लीजिए आप अकेले बाहर जा रहे हैं, आप या तो बाइक पे जा सकते हैं, अगर पास में जा रहे हैं आप वॉक करके जा सकते हैं, या तो साइकिल पे भी जा सकते हैं। आपको कार लेके जाने की जरूरत
नहीं है, या कोई हैवी व्हीकल लेके जाने की जरूरत नहीं है जहां पे आपका फॉसिल फ्यूल यूज हो रहा है, ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस को यूज कर सकते हैं, जैसे सोलार एनर्जी हो गई, विंड एनर्जी हो गई, इन सब से आप एनर्जी क्रिएट कर सकते हो। इंस्टेड आप कोल से, नेचुरल गैस से यूज करो एनर्जीज, है ना। क्लीन फ्यूल वाले टेक्नोलॉजीज में स्विच कर सकते हो। ऑल्सो एनर्जी कंजर्व करना, आपने सुना ही होगा घर में, अब तो भाई मम्मी पापा एकदम बोल गए हैं कि रूम के बाहर जा रहे हो लाइट ऑफ करो, रूम के अंदर रहो तभी ऑन होनी चाहिए, वरना फालतू में क्यों जल रही है। तो ये सारी चीजें भैया वो ऐसे ही नहीं बोलते हैं, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं भाई, अपने एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इसीलिए वो आपको ये सारी चीजें बोलते हैं। और आपको भी ये जो एनर्जी कंजर्वेशन वाली चीज है उसको अडॉप्ट करना चाहिए, अपने लाइफ में अडॉप्ट करो, उसको भी आप फॉलो करो, ठीक है। कम्युनिटी एफर्ट्स, एक इंसान से नहीं होगा, आप कर रहे हो, मतलब एक इंसान से भी बहुत कुछ होता है, लेकिन अगर मैं कर रही हूँ और मैं दूसरों को भी बता रही हूँ कि भैया तुम भी करो, वो भी कर रहे हैं, और फिर वो किसी को बता रहे हैं कि भैया तुम भी फॉलो करो, तो भाई जब बहुत सारे लोग, एक पूरी कम्युनिटी इसको फॉलो करोगी, तो सोचो कितना बड़ा इंपैक्ट आएगा ना, कितना एनर्जी हम सेव कर रहे हैं। इसके साथ साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रमोट करो। अगर आपको अकेले कहीं जाना है तो पर्सनल व्हीकल की जगह अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ऑप्ट करते हो, तो वहां पे क्या भाई, वो तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो चल ही रहा है, उधर तो उतना ही पोल्यूशन करेगा, आपका जो पोल्यूशन है वो कम हो गया अगर आपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ऑप्ट किया तो यहाँ पे भाई आप स्विच कर सकते हो टू क्लीनर ऑल्टरनेटिव्स। अब भाई ये सारी तो बात हो गई हमारे कोल एंड पेट्रोलियम के चैप्टर की। अब यहाँ पे एक छोटा सा होमवर्क है आपके लिए। दिस इज फॉसिल फ्यूल जो होते हैं वो कैसे अलग होते हैं एनर्जी सोर्सेस से, जैसे सन हो गया, वाटर हो गया, विंड हो गया, ये सारे से जो फॉसिल फ्यूल्स है वो कैसे अलग होता है ये आपको बताना है। इसी के साथ साथ एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं, हमने क्या पढ़ा है भाई। हमने सबसे पहले रिसोर्सेज देखे कि रिसोर्सेज क्या होते हैं, राइट। अब ये जो रिसोर्सेज होते हैं ये हमने दो टाइप के देखे कि भैया एक होता है नेचुरल रिसोर्स और दूसरा होता है ह्यूमन मेड रिसोर्स, ठीक है। इंसानों के द्वारा बनाया गया रिसोर्स होता है, एक होता है नेचुरल रिसोर्स। अब ये जो नेचुरल होता है इसके अंदर हमने और भी चीजें पढ़ी कि भैया नेचर से हमें क्या मिलता है, एग्जॉस्टिबल एंड इनएग्जॉस्टिबल, ठीक है। एग्जॉस्ट हो जाता है कुछ तो वो हो गया एग्जॉस्टिबल, यानी खत्म हो जाता है, और कुछ होता है नॉन एग्जॉस्टिबल। रुको इधर से कर दें, हाँ, नॉन या फिर इनएग्जॉस्टिबल बोल देते हैं इसको, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इनएग्जॉस्टिबल, ये एग्जॉस्ट नहीं हो रहा है। तो ये जो ये जो इनएग्जॉस्टिबल है ये तो भैया कौन सा हो गया आपका, सन हो गया, वाटर हो गया, विंड हो गया, ये सब आ गए। अब यहाँ पे बेटा जो एग्जॉस्टिबल है, एग्जॉस्ट जो हो सकता है उसमें हमने कौन कौन से पढ़े एग्जाम्पल्स में, फॉसिल फ्यूल। अब ये जो फॉसिल फ्यूल पढ़ा हमने, ये फॉसिल फ्यूल्स कौन कौन से होते हैं इसको भी एक बार देख लेते हैं। फॉसिल फ्यूल में हमने पढ़ा है कोल, और क्या पढ़ा बेटा हमने, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ठीक है। कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, या फिर आप पेट्रोलियम गैस भी इसको बोल सकते हैं। अब यहाँ पे जो कोल था उसमें हमने क्या पढ़ा भाई, कोल के बारे में हमने पढ़ा कि जो कोल होता है उसके यूजेस क्या होते हैं, उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, वो बना कैसे है, एंड इसके जो प्रोडक्ट्स आते हैं, यानी कि इसको प्रोसेस जब हमने किया तो प्रोसेस करने के बाद में हमें जो भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हुए हैं, जैसे कि कोक, कोल टार एंड कोल गैस, इसके बारे में पढ़ा और इनके भी यूजेस हमने समझे। इसके साथ साथ हमने और क्या समझा भाई, जो पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम के बारे में पढ़ा कि भाई पेट्रोलियम के यूजेस क्या क्या होते हैं। पेट्रोलियम के यूजेस के साथ साथ हमने देखा कि इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, बना कैसे, है ना, वो भी देखा हमने। इसके बाद में हमने और क्या देखा कि इसको जब हम प्रोसेस करते हैं, इसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के टाइम पे कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स हमें मिलते हैं और उनके यूजेस क्या होते हैं वो भी हमने देखा, राइट। उसका यूज क्या हुआ वो भी देख लिया। इसके बाद में हम पहुंचे कि भैया अब ये बता दो कि ये
नेचुरल गैस कैसे बनता है, इसके भी यूजेस देखे कि भैया घर में यूज होता है। इसके अलावा हमने और क्या देखा कि इसका फॉर्मेशन कब हुआ, कहाँ हुआ, क्या इसका फॉर्मेशन पेट्रोलियम गैस के टाइम पे हो गया था? हाँ जी, तभी हो गया था। और नेचुरल गैस रिजर्व्स जो हैं इन इंडिया वो भी हमने देखे, है ना, ये भी देख लिया। अब इसके साथ साथ हमने एक और बात की जो थी हमारी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या है इन सब का। ठीक है, इन सब का एनवायरमेंटल इम्पैक्ट देखा हमने कि क्या पड़ रहा है इन सबको यूज करने का। और उसके साथ साथ सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, ठीक है, जो सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस है वो भी देखी कि क्लीनर प्रैक्टिसेस किस पे हम जा सकते हैं, कैसे हम अपने एनवायरमेंट को सेव कर सकते हैं, ये भी देख लिया। तो आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा एंड ये पूरा चैप्टर एक शॉट में हमने रिवाइज कर लिया है। तो आपका होमवर्क तो आप नहीं भूले हैं, ये होमवर्क करके आइएगा और मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि सही आंसर क्या है। थैंक यू एवरीवन। अच्छे से स्कोर करना, अच्छे से पढ़ाई करना। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।